गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में किसी क्रिएटर का किसी पर्टिकुलर डेट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो किन किन बिलों का ड्यू है, टैली में किस प्रकार देखें और एक्सेल में किस प्रकार देखें। मान लीजिए हमने एक बीडी क्रेडिट पार्टी है, इसका हमें देखना है दिसंबर 23। दिसंबर 23 में जो क्लोजिंग बैलेंस है 32,28,786, ये किन किन बिल का ड्यू है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसके लास्ट से बिल हटाने स्टार्ट करेंगे, जहां तक ये 32 लाख खत्म हो जाए वहां हम छोड़ देंगे लाके। ये देखिए अभी भी इसमें 8 लाख का बैलेंस रहता है, तो हमें टैली में और पीछे जाना होगा। हम डाटा ओपन करेंगे अप्रैल 22 से। तो ये जो बिल है इनको भी हमें रिमूव करना होगा। ये देखिए अभी भी 2,84,900 का बैलेंस अभी भी है। इट मीन्स ये जो बिल है इसको भी लास्ट बिल है इसका 16 सितंबर 2022। इस बिल को लेके और नीचे के जितने भी बिल हैं सारे का सारे ड्यू, सारे का सारा का बैलेंस ड्यू है। तो हम क्या करेंगे 16/9 से लेके जो भी बिल हैं दिसंबर 23 तक उन सारे बिलों को एक्सेल में नोट करेंगे। देखिए मैंने नोट कर रखे हैं ऑलरेडी 16/9 से लेके जितने बिल हैं उनको मैं 1 बाय 1 अनहाइड करता हूँ। ये देखिए 284, 3,24,000, 16/9 16/9 तक हमारा बैलेंस जो है 0 हो रहा था। 16/9 से 16/9 तक बिल हटाने पर इट मीन्स 16/9 से लेके अब तक जो है वो ही बिल इस 32,88,000 में इंक्लूड हैं। 16/9 में हमारे आ गई 2,84,900, 3,03,000, 231, 45, 44, 40, 380, 271, 291, 32, 5,02,000, 5,06,000। इनका टोटल आता है आपका 32,28,786। ये देखिए 32,28,786, 32,28,86 के जो बिल है इसके अंदर वो ये इतने बिल ड्यू हैं, इतने बिल की पेमेंट है। इट मीन्स 32,86 के अंदर इतने बिल हमारे आते हैं। ठीक है, अगर यही हमें टैली में देखना हो तो कैसे देखेंगे। अगर हमने एडजस्टमेंट कर रखी है बिल वाइज प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखा है हमने,
इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे आके बिल वाइज, ये देखिए इसने ऑटोमेटिक टैली में 32 28 786 का बैलेंस आ गया और इन बिलों का ड्यू है। बट इसमें आप देखेंगे कि फर्क है, टोटल तो हमारा मैच हो गया, बट यहाँ पर जो बिल है 16/9 में देखो बिल है वो भी ड्यू दिखा रहा है, इसमें 16/9 है ही नहीं। इसमें जून का है, जून का जुलाई का है, ये भी मैच नहीं होता हमारा। 280 का भी कोई बिल नहीं है इसमें, 560 का भी कोई बिल नहीं है, 149 का भी कोई बिल नहीं है इसमें, 41,580 41,580 का भी कोई बिल नहीं है, 380 780 ये देखिए 29/4 का 380 780 बिल, ये हमारा मैच होता है इसमें। 190 का बिल नहीं है, 324 996 ये बिल नहीं है, 324 देखो 324 वाला भी हमारा मैच हो गया, 31 अक्टूबर का है, 31 अक्टूबर 502 740 ये मैच हो गया। 28 नवंबर का 506 251 ये भी मैच हो गया। कुछ बिल मिल रहे हैं, कुछ बिल नहीं मिल रहे हैं। इट मीन्स जो हमने एक्सेल में रिपोर्ट बनाई है वो ओके है, ये हमारी सही तरीके से रिपोर्ट बनाई है हमने एक्सेल में। जो टैली में जो बिल वाइज रिपोर्ट आई है इसमें टोटल का हमारा मैच है, बट इसमें जो किन किन बिलों का है वो बिल सही नहीं आ रही रिपोर्टिंग। इट मीन जो बिल की एजिंग करी गई है, बिल की एडजस्टमेंट करी गई है वो प्रॉपर नहीं करी गई। अगर प्रॉपर करी गई होती तो जो हमारे एक्सेल में जो बिल आ रहे हैं ड्यू, इस 32 लाख में जो बिल इंक्लूड है वही बिल हमारे टैली के अंदर आने चाहिए थे, बट वो टैली के अंदर नहीं आ रहे क्योंकि हमने जो बिलों की एडजस्टमेंट करी है वो आगे पीछे कर दी है। इस वजह से हमारी टैली की जो रिपोर्ट है प्रॉपर जनरेट नहीं हो रही है। और एक्सेल में हमने जो मैनुअली लिखे हैं, मैनुअली जो हमने बिल निकाले हैं 32 28 के रिगार्डिंग, वो सही तरीके से निकाले हैं। इसलिए कभी भी आपको अगर रिपोर्ट बनानी है तो या तो आप अपने एक्सेल में जो एक्सेल टैली में जो अपने एडजस्टमेंट कर रखी है वो आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू कर रखी है तो आपकी प्रॉपर रिपोर्ट बन के आएगी। टोटल का आपका मैच होगा एक्सेल से और टैली का आपस में, बट जो जो बिल होंगे उस फिगर के अंदर वो आपके मैच नहीं होंगे, तो वो बिल आगे पीछे हो जाएंगे अगर टैली में आप उसको एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं किया। पहले वाला बिल आपने बाद में कर दिया, बाद वाला पहले कर दिया, तो उसमें बिल जो बिल है वो प्रॉपर बिल नहीं आएंगे और एक्सेल वाले बिल हमारे प्रॉपर आएंगे, वो हमें सही तरीके से दिखेंगे, वो सही बिल नंबर आएंगे जो जो एक्चुअल में 32 28 के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। सीजीएसटी में एक नया रूल आया है, रूल 37। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी कैरेक्टर से कोई कुछ परचेज करते हैं और जिस डेट का बिल है उस डेट से लेकर 180 दिन के अंदर अंदर हमें उस बिल की पेमेंट उसको करनी होती है। अगर 180 दिन के अंदर हम उसकी पेमेंट नहीं करते और उस बिल का हम इनपुट 3V के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, 3V में ले लेते हैं, तो उस बिल पे लिया गया इनपुट हमें रिवर्स करना होगा। अगर हम उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो विद इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें जेब से जमा कराना होगा। अगर हम उसकी उस बिल की पेमेंट 180 दिन के अंदर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 दिन के तक नहीं करते तो इनपुट रिवर्स होगा और ब्याज भी जमा कराना होगा। और अगर उसकी उस बिल की पेमेंट हम 180 दिन के बाद करते हैं तो हमें इनपुट तो रिवर्स नहीं करना होगा, बट उस पर जो इंटरेस्ट लगा है, जो हमने क्लेम किया है आईजीएसटी या जीएसटी जो भी है, उस पे हमें ब्याज हमें जमा करना होगा। इनपुट तो रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने उस बिल की पेमेंट कर दी है, इनपुट रिवर्स नहीं होगा, बट हमें ब्याज हमें जमा कराना होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि 137 की कैलकुलेशन किस प्रकार करें। मान लीजिए एक पार्टी है बर्थ डेटर, इसका हम देखते हैं अप्रैल से दिसंबर 23 में क्या बैलेंस है। दिसंबर 23 में पार्टी का बैलेंस है 332,858। तो हमें पहले सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि 332,858 जो है वो किन किन बिलों का है।
तो हम लास्ट से आ जाएंगे, स्टार्टिंग से लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट से लेके सारे के सारे बिल हमें रिमूव करने होंगे। जो भी बिल है हम हटाएंगे। 332 858 कहाँ पर खत्म होता है। पहले हम इनको हटा के देखेंगे। अभी भी 12,214 का बैलेंस आ रहा है। अब हम नीचे से इस पार्टी के बिल हटाएंगे कि 332,858 कहाँ तक जीरो होता है। पहले हम इनको हटा के देखेंगे। अभी भी 1 लाख का बैलेंस आ रहा है। और बिल हटाने होंगे इसमें से भी 1,01,000 और हटाने हैं। इनको भी हटाएंगे। 19,000 का और है, इसको दोनों को हटाएंगे। और हम देखते हैं कि 12,214 को हटाना है। बट अब जो बिल है हटने वाला जो है वो 19,000 है। माइनस में चला जाएगा क्योंकि हमें 12,214 हटाना है और हमारे पास अगला बिल है 19,000 का। तो हम एक्सेल में आएंगे और सीधा यहाँ पे जितने भी बिल हैं नीचे से लेके एंड से लेके नीचे से लेके ऊपर तक इन बिलों को लिख देंगे। बिल नंबर क्या है, सॉरी बिल डेट क्या है, बिल की डेट आ गई हमारी। तो ये है हमारी इनवॉइस वैल्यू, नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे 224 हमने लास्ट हटाया है, हमने 224 लास्ट हमारा। 224 के बाद फिर हमारा 208 आता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। हमें कितना बैलेंस होना है इनका, 332,858 हमारा होना है। इसमें से हम नीचे वाली फिगर माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे 332,858। तो हम देखेंगे नीचे हमारा 332,858 आ जाएगा। इस प्रकार हम जो है इसको हम बिल वाइज बिल बना लेंगे। 332,858 के हम बैलेंस हम इस तरीके से हम बना देंगे। इसका लास्ट में जो बिल बचेगा, पार्ट बिल बचता है, फुल बिल बचता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पार्ट में कोई बिल आता है तो उस बिल को हम इस तरीके से निकाल लेंगे।
और इस तरीके से ही हम उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो, और इस तरीके से ही हम उसकी इस फिगर की इस वाले बैलेंस की हम टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के बाद फिर हम उसका टैक्स जीएसटी निकाल लेंगे। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू, ये हमारी बिल वैल्यू आ गई। इस बिल में से टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू का फार्मूला लगा के टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम नीचे से बिल हटाने स्टार्ट करते हैं, जहां तक हमारा 332,858 का बैलेंस खत्म होता है। इनको हटाते हैं, इनको भी हटाते हैं। इनको भी हटाते हैं। इनको भी हटाते हैं। पहले हम इनको हटा लेते हैं। अब 23,208 का बैलेंस अभी और है, हम इसको भी हटाते हैं। 12,438 का बैलेंस अभी और बाकी है। हम नीचे से लेके जो हमने बिल हटाए हैं उनको हम नीचे से हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे हम नीचे से दिसंबर हमने जो जो बिल है हम लिखते गए, यहाँ पे सारे के सारे बिल यहाँ पे लिखते गए हम। लिखने के बाद हमने 224 भी लिख दिए यहाँ पे, 224 के 19, 208। देखिए अब हमारा बैलेंस हटाना है हमें 12,214। हमें 12,214 की हमने और एडजस्टमेंट करनी है, और हमारे पास बिल कितना है 19,208 रुपये का। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेल में जाके हम अब देखिए हमारा 12,214 बचता है, और हमें जो है हमारे पास बिल है 19,208 रुपये का। तो हम अगर 12,200 यहाँ 14 यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा जो है ये बैलेंस 332,858 नहीं आएगा, जो हमारा 31 मार्च 2023 में क्लोजिंग बैलेंस था। एक्चुअल में तो टैली के हिसाब से यहाँ पे 12,214 आना था, बट यहाँ पे 12,214 नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लेके चले हैं हम कि जो हमारा मटेरियल परचेज किया है हमने वो 12% का है। 12% के हिसाब से हमने टैक्स निकाल रखा है, टैक्सेबल वैल्यू, और हमने टोटल वैल्यू ले रखी है। इस वजह से ही हमारा फर्क आ रहा है। अगर हम एक्चुअल में जीएसटी की फिगर लेंगे तो हमारा यहाँ पे 12,214 ही आएगा। इसलिए हमने इसको एक फार्मूले के थ्रू हमने 332,858 में से जो नीचे जितनी फिगर लिखी हैं उनको माइनस करके ये फिगर हमने निकाल ली है। अगर अगर हमारा जो जीएसटी है, क्योंकि ये जो बिल है हमारे इसमें 5% जीएसटी भी है और 12% जीएसटी भी है, हमने सबों पे 12% लगा के एक फार्मूले से इसको निकाल लिया है। अगर हम प्रॉपर बिल के अकॉर्डिंग जीएसटी लिखेंगे तो हम अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा इस फार्मूले से भी ही 12,214 ही आएगा, ना कि 11,936 आएगा। चाहे हम इस फार्मूले को यूज करें या ना करें, हमारा 12,214, अगर हमारा ये जीएसटी सही होता तो हम यहाँ पे खाली 12,214 लिखते और हमारा नीचे जो है 332,858 आ जाता। बट अब अगर हम
इस केस में हमने 12% जीएसटी ले रखा है, तो हमने हमारा जो है यहाँ पे 11,936 आ रहा है। अगर हम प्रॉपर जीएसटी लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारा इस फार्मूले से भी 12,214 ही आता। जब हमने इस फार्मूले से ये बिल वैल्यू निकालने के बाद हम इसका टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका जीएसटी निकाल लेते हैं। ये हमारा टोटल आ गया। इसको मैं अनरिमूव कर देता हूँ, अनहाइड कर देता हूँ इनको। ये देखिए 3/32/858 है ना। 3/32/858 की हमने कौन कौन से बिल है ये हमने लिख लिए हैं। इसको हमने पार्ट में लिखा हुआ, आप समझ गए मैंने पार्ट में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 3/32/858 का ही बैलेंस चाहिए खाली, इसलिए मैंने इस बिल को पार्ट में लिख दिया है। पार्टी का नाम, ये बिल की इनवॉइस डेट, ये एक्सपायरी। अब हमने क्या करना है, मैं इसको बाद में बताता हूँ। इनवॉइस वैल्यू हो गई, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये जीएसटी आईजीएसटी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो बिल डेट है, बिल डेट में 180 दिन प्लस कर दिए कि इसकी बिल की 180 दिन बाद कौन सी डेट आती है, ये हमने सारे बिल डेट में ऐड कर दिया है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, जैसे कि ये ऐड करा हमने। अब हमें क्या देखना है कि हमने पेमेंट ये 180 दिन प्लस करने के बाद फिर हम देखते हैं, ये हमने सारे बिलों का आगे हमने 180 दिन प्लस कर दिए हैं। अब हमें देखना है कि दिसंबर के बाद कितनी पेमेंट गई है या नहीं गई है। दिसंबर 2023 के बाद हम जाते हैं फिर टैली के अंदर, टैली में हम देखते हैं, हम डाटा कर लेते हैं। हमने पेमेंट करी है दिसंबर में, और दिसंबर के बाद हमने जनवरी में पेमेंट करी है 156,970। 156,970। अब हमें ये देखना है 156,970 में कौन कौन से बिल हमारे पे होते हैं। 156,970 में हम देखेंगे, हम स्टार्टिंग से लेते हैं, मतलब लास्ट लेते हैं। पहले लास्ट बिल, जो पहले बिल हैं वो एडजस्ट होंगे ना। 156,970 हमने ये देखा, टोटल करा, ये आता है हमारा 156,970। 156,500 इनका टोटल है 156,500। ये देखिए 156,500। तो हमें करना है 156,970। ये देखिए ये येलो में मैंने नीचे 2 येलो कर रखे, एक्चुअली ये एक बिल था। ये देखिए दोनों की डेट सेम है, ये बिल एक ही है, इसलिए मैंने इसको 1 अप्रैल है, सॉरी 4 अक्टूबर है, ये एक ही बिल है, ये 901 रुपए का। पहले ये 901 ही लिखा था मैंने यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसको टोटल कर रहा था तो 156,500 आ रहा था, और इस 901 किलो तो 157,401, इसलिए मैंने इस बिल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक 470 रुपये में, एक 431 रुपये में। 470 मैंने कैसे लिखा, 470 मैंने जो मेरी पेमेंट थी, जो पेमेंट की बैलेंस बच रहा था 470 रुपये, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसको लेने के बाद मेरे 156,970 रुपये देखो मेरे यहाँ से मैच हो गया। मतलब मैंने एक बिल को, जो जिसका अमाउंट था 901 रुपये, मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। 901 रुपये है आपका 4 अक्टूबर 23 में। ये देखिए 4 अक्टूबर 23 में देखिए 902 रुपये, ये एक वो 902 रुपये पहले 901 मैंने यहाँ लिखा था, उस बिल का अमाउंट
बाद में मैंने पेमेंट का जब मैंने देखा पार्ट पेमेंट से ही पूरा बिल एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैंने इस बिल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस बिल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जो मेरे टैक्सेबल है और जीएसटी अमाउंट है वो मैंने फॉर्मूले से अलग अलग कर लिया है। अब आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैंने इसमें फॉर्मूला हटा दिया है। जैसे मैंने ये फिगर निकाली थी फार्मूले से, टैक्सेबल वैल्यू निकाली थी, इस हिसाब से मैंने इस जो बिल 470 लिख के मैं यहाँ पे इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकता हूँ। 470 यहाँ लिखा क्योंकि मेरे को 470 ही शॉर्ट थे, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से प्लस करने लगा तो 154,500 था, तो मुझे जरूरत थी खाली 156,970, मतलब कि खाली 470 की और थी, तो मैंने 470 और लिख दिया। 470 जैसे करा मेरा 156,970 रुपये आ गया। आप भी कर सकते हैं 470 लिख के यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर टैक्स निकाल सकते हैं। बाकी बैलेंस यहाँ लिख के उसके भी इस तरीके से फॉर्मूला करके लिख के टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स निकाल सकते हैं। जो जो पेमेंट मैंने टोटल देख लिया, इन बिलों का टोटल उससे मैच कर दिया मैंने, जो हमने जनवरी में पेमेंट करी है। पेमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे पेमेंट डेट लिख दी, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट डेट लिख दी। डेट ऑफ पेमेंट हमारी 11 जनवरी, ये देखिए 11 जनवरी 2024। अब मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि इस बिल की जो ड्यू डेट होती थी 180 दिन पर फरवरी 24 में एक्सपायर होने थे। फरवरी 24 की होना था ये बिल एक्सपायर, जनवरी में पेमेंट कर दी। जबकि ये भी हमारा मतलब कोई भी बिल इसमें से ये देखेंगे हमारा फरवरी में, ये फरवरी में 180 दिन पूरा थे, मार्च में, ये अप्रैल में, मतलब कि हमने टाइम से पहले इनकी पेमेंट कर दी। जून 24, अप्रैल 24, मार्च 24, फरवरी 24 में स्टार्टिंग ही से है। हमने फरवरी से पहले ही हमने इसकी पेमेंट हमने जनवरी में कर दी, तो हमने 125 दिन ही हुए हैं टोटल मिला के 180 दिन। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट पीरियड में मैंने दिन भी निकाल रखे हैं। दिन मैंने पीरियड कैसे निकाला, इसमें से बिल डेट में से मैंने डेट ऑफ पेमेंट माइनस बिल डेट माइनस करा, 125 दिन क्रॉस नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें कि इसने मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका 18% है। मैंने फार्मूला लगा रखा था बट मैंने हटा दिया, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट बनता ही नहीं है और ना ही इसका इनपुट रिवर्स होगा, क्योंकि 180 दिन के अंदर उसकी पेमेंट होगी। अगर ये पेमेंट हमारी, सपोज करो ये पेमेंट अगर हमारी 11 मार्च को होती, तो हम देखते, देखो 11 मार्च में इसकी ये भी इसकी भी 28 फरवरी है, ये भी डिले हो गई, ये भी डिले हो गई, ये भी डिले हो गई, ये भी डिले हो गई। 11 मार्च मतलब 9 मार्च तक जो बिल है उनकी पेमेंट हमने डिले करी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो उस केस में हमारा क्या होता कि हम यहाँ पर डेट डालते, तो हम इन बिलों पे इंटरेस्ट चार्ज करते, इन बिलों को इंटरेस्ट चार्ज करते, इंटरेस्ट हम पे करते जीएसटी को, जीएसटी 3 के थ्रू हम इंटरेस्ट पे करते, और यहाँ पे हम इनपुट जीएसटी 3 में इन बिलों का इनपुट भी हम इनपुट रिवर्स नहीं करते, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करिए बट लेट करिए, तो हम खाली इंटरेस्ट को पे करते जीएसटी 3 के अंदर। अगर हम इन बिलों की पेमेंट, अगर हमने किसी बिल, चलो ये मान लीजिए कि हमने यहाँ तक तो हमने पेमेंट इन बिलों के डेट के बाद करी है, तो हम इस पे इंटरेस्ट जमा करेंगे। और 11 मार्च के बाद 11 मार्च की हमने 11 मार्च को पेमेंट, मान लीजिए हमने 11 मार्च को पेमेंट कर दी, तो 11 मार्च के पेमेंट कर दी, तो 11 मार्च इसकी ड्यू डेट है, 12 है, 14 है, इस तरीके से। तो इन डेट से पहले अगर हमने पेमेंट कर दी 11 मार्च को, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने ना ही हमने इंटरेस्ट जमा करा, ना ही इनपुट रिवर्स करना है।
अब मान लीजिए ये 11 मार्च की पेमेंट जो है वो भी इसने एडजस्ट, मान लीजिए कि हमने इतनी बिलों की पेमेंट कर दी है और हमने इन बिलों की पेमेंट करी ही नहीं है, नीचे वाले बिलों की। नीचे वाले के बिलों की पेमेंट हमने करी ही नहीं है अभी तक। देखो मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखी है तो वो फार्मूला नहीं आ रहा है। मैंने अभी तक इन बिलों की पेमेंट करी ही नहीं है तो पेमेंट डेट तो कुछ आएगी नहीं। तो इन बिलों का हमारा जो है इनपुट भी रिवर्स होगा और विद इंटरेस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि मैंने इन बिलों की पेमेंट करी नहीं है, क्योंकि मैंने पेमेंट एक ही करी है। एक पेमेंट जो करी है वो मैंने एडजस्ट कर दी, बाकी बिलों की पेमेंट लिखी नहीं, तो वो फार्मूला इस तरीके से इसलिए आ रहा है। तो इन बिलों को हमें, इन बिलों का जो इनपुट है हमें रिवर्स करना पड़ेगा और साथ में 18% ब्याज के साथ हमें इंटरेस्ट भी जमा कराना होगा। और मैंने आपकी डे की कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दी है, बिल डेट से और डेट ऑफ डिपॉजिट और बिल डेट। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट की डिपॉजिट कैलकुलेशन करोगे आप, अब जिस डेट में 3B फाइल कर रहे हो उस डेट से लेके जिस डेट में आप रिवर्स करोगे वो डेट यहाँ पे आएगी डेट ऑफ पेमेंट में, और माइनस में बिल डेट, जिस डेट में आप रिवर्स कर रहे हो और उस डेट के लेके उस डेट से लेके और जिस डेट का बिल है। मान लीजिए जैसे कि ये बिल है, इसकी आप 3B में आप इसको रिवर्स कर रहे हो। मान लो अक्टूबर का बिल है, आप दिसंबर की 3B में इसको रिवर्स कर रहे हो, तो 20 दिसंबर को आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 3B, तो 20 दिसंबर माइनस में 4 अक्टूबर, जो भी दिन आएंगे उस दिन का 18% आपको ब्याज जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने बिल टाइम से पहले जमा पे कर दिया है तो वेल एंड गुड है, अगर टाइम के बाद जमा करा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने बिल टाइम के बाद पेमेंट कर दी, अगर आपने किसी बिल की पेमेंट विद इन 180 डेज कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उस बिल की पेमेंट 180 डेज के बाद करी है तो आपको ब्याज जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने उस बिल की पेमेंट 180 दिन के बाद भी नहीं करी है तो आपको इंटरेस्ट भी रिवर्स करना वो इनपुट भी रिवर्स करना पड़ेगा और आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। वैसे तो रूल 37 की जो कैलकुलेशन है वो, मान लीजिए जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हमें 23-24 की कैलकुलेशन 137 के अकॉर्डिंग करनी है रिवर्सल की, तो हम हमारा जो पीरियड होगा वो होगा अक्टूबर 22 से लेके सितंबर 23 तक। तो सितंबर 23 को जो पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस है, पहले तो उस 30 सितंबर 2023 को जो क्लोजिंग बैलेंस पार्टी का आ रहा है उस क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग पार्टी के बिल छाटेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बिल निकाल रखे हैं पार्टी के। उसके बाद जो है 30 सितंबर 2023 के बाद 180 दिन हमारे कब तक होंगे, 31 मार्च 2024 तक। इसलिए हम सितंबर 23 को सितंबर तक का महीना लेते हैं, क्योंकि अगर उसमें प्लस 180 दिन करेंगे तो 31 मार्च 2024 की डेट आ जाएगी। तो सितंबर 23 के बाद अगर हमने कोई पेमेंट करी है मार्च 2024 तक तो वो डेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इसी हिसाब से हमारा ब्याज निकल आएगा। इसमें आपको एक चीज और बता दूं मैं, जो हमारा ये बत्रा का लेजर है इसमें मैंने आपको पार्ट बिल की भी कैलकुलेशन बता दी, पार्ट बिल कैसे लेना है। और मैंने इसमें पार्ट पेमेंट, अगर पेमेंट में भी पार्ट बचती है तो उस बिल को कैसे तोड़ना है, और अगर बिल में अगर कोई पार्ट बिल लेना है तो बिल किस तरीके से लेना है। इसमें जो हमारा डेबिट क्रेडिट है उसको हम डेबिट को, जैसे डेबिट है यहाँ पे, इस डेबिट को हम पेमेंट मानेंगे, जैसे हमने इसमें इस डेबिट को भी हम एक तरीके से पेमेंट मानेंगे। अगर जैसे कि 156,970 है, यहाँ पे अगर कोई डेबिट नोट भी कटा होता तो उसको भी हम एक तरीके से पेमेंट मानते और उसको भी हम यहाँ पे पेमेंट मान के उसकी डेट यहाँ लिखते। ऐसे अगर डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट होता उसको हम सेल मानते, तो सेल की तरह उसका बिल भी हम सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते। आप समझिए ना मेरा पॉइंट, कि अगर जैसे कि पेमेंट है, अगर यहाँ पे
12 जनवरी को कोई अगर डेबिट नोट होता है, जैसे ये डेबिट नोट अगर जनवरी में होता, तो इस डेबिट नोट को हम पेमेंट मांगते कि हमने इस तरीके से पार्टी का तो बैलेंस कम हो रहा है ना, क्योंकि पेमेंट हो रही है, तो उस पेमेंट को हम इस कॉलम में पेमेंट की डेट में पेमेंट डेट लिखते और जो अमाउंट है उस अमाउंट से हम इस बिल को एडजस्ट करते। और ऐसे ही हम पार्टी का जो क्रेडिट नोट इशू करते हैं वो इस परचेस की क्रेडिट साइड आता, तो उसका हम परचेस का बिल मान के उस बिल को हम बिल के अकॉर्डिंग उस क्रेडिट नोट को बिल के अकॉर्डिंग जैसे बिल लिखते हैं वैसे ही हम उस क्रेडिट नोट को लिखते कैलकुलेशन के लिए। आप समझ गए ना जो मैंने एक्सेल बनाया है, जहां पर कोई बिल ड्यू डेट से पहले पे हो गया उसमें तो हम फार्मूला हटा देंगे, जो ड्यू डेट के बाद हमने पेमेंट करी उसमें फार्मूला लगा रहने देंगे, उसकी ब्याज की कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। मैंने एक्सेल में इसमें फार्मूला लगा रखा है, इसमें हमारा ब्याज आता रहेगा। जहाँ यहाँ पे मेरी ड्यू डेट से पहले पेमेंट होगी इसलिए मैंने यहाँ से फार्मूला ही यहाँ से हटा दिया, अदरवाइज फार्मूला लगा होगा तो फार्मूला हम किस में लाएंगे जिसकी पेमेंट आफ्टर 180 डेज हुई है, तो उसमें हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आके हम उसको पे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक तो ये बताया कि किसी पार्टी का अगर क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का, वो बैलेंस किन किन बिलों का वो हम एक्सेल में कैसे निकालें मैनुअली, और हमें टैली में किस तरीके से निकालना है। उन दोनों में अमाउंट तो सेम होगा। अगर हमारी टैली के अंदर एजिंग प्रॉपर है तो जो बिल हमारे एक्सेल के अकॉर्डिंग बिल वाइज हमने बनाई है मैनुअली डिटेल, जो बिल हमने एक्सेल में लिखे वही बिल हमारे टैली के अंदर होंगे, बैलेंस टोटल भी दोनों का मैच हो जाएगा। अगर हमारी टैली के अंदर प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं है तो टोटल तो हमारा मैच होगा, बट जो बिल होंगे बिल वो आगे पीछे हो सकते हैं। सपोज कोई बिल हमने ले रखा होगा, हमारे पास एक्सेल में आ रहा होगा, वो टैली में नहीं होगा, जो टैली में होगा वो एक्सेल में नहीं होगा। वो टैली में दिक्कत इसलिए से होती है क्योंकि हम टैली में जो बिल हमें पहले एडजस्ट करना होता है वो उसे बाद में करते हैं, बाद वाला बिल हम पहले कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस तो मैच हो जाता है टैली और एक्सेल का। बट जो बिल होते हैं कौन कौन से बिल हमारे बैलेंस है वो प्रॉपर दोनों आपस में मैच नहीं हो पाते। इस केस में हमारे एक्सेल के जो बिल नंबर होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, क्योंकि वो हमने मैनुअली एडजस्ट कर रखे हैं, मतलब मैनुअली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके हमने खत्म किए हैं। और टैली में हमने वो उस तरीके से अगर नहीं कर रखा तो वो हमारी डेफर हो सकते हैं एक्सेल से, वो बिल हमारे अलग हो सकते हैं एक्सेल के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि अगर कोई पार्ट बिल बचता है तो उस पार्ट बिल को कैसे तोड़ना है बैलेंस के अकॉर्डिंग, और कोई हमने पेमेंट कर रखी है वो पार्ट बिल की पेमेंट हो रही है तो उस पेमेंट को हमने कैसे तोड़ना है पेमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा बैलेंस हमारा मैच हो जाए। मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे रूल 37 की जो कैलकुलेशन है उसका जो पीरियड होता है वो होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, और जो जीएसटी का रूल 37 है उसका जो पीरियड है वो अक्टूबर से सितंबर तक है। जैसे कि हमने 12 वाले केस में जो हमारा 32,858 का बैलेंस था उसका केस हमने बिल ही निकाल ली। ये तो हमने एग्जांपल ले रखा, दिसंबर तक का डाटा ले रखा है मैंने, ये वैसे हमें डाटा लेना है खाली सितंबर 2023 क्लोजिंग बैलेंस जो है उसके अकॉर्डिंग बिल निकालने हैं। और बिल कब तक निकालने हैं पीछे, खाली अक्टूबर 2022 तक। अक्टूबर 2022 के पीछे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि उससे पहले हमने वो जो पिछली GSTR 9 गई होगी या रिवर्सल क्या होगा उस टाइम वो हमने उस पीरियड का कर दिया होगा, इसलिए हम अक्टूबर 22 तक की बिल यहाँ पर लेंगे, उससे पहले के बिल नहीं लेंगे, चाहे हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मैच हो या ना हो। क्योंकि अगर बैलेंस बचता भी है तो वो ये माना जाएगा वो पिछले बिलों का जिनका हमने रिवर्स कर दिया है। इट मीन्स हमें जो है अक्टूबर
अक्टूबर से सितंबर का पीरियड लेना है बिलों के लिए। अगर जब भी क्लोजिंग बैलेंस बचता है सितंबर अक्टूबर के बाद भी, तो हमें अक्टूबर से पीछे नवंबर 2022 सितंबर 2022 में नहीं जाना है, खाली अक्टूबर 2022 तक के बिल ही हमने क्लोजिंग बैलेंस में लेने हैं। क्लोजिंग बैलेंस अगर बचता भी है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हमने सितंबर 22 तक पहले जो पेमेंट बिल पेंडिंग थे उनकी हमने रिवर्सल कर दी है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जिस दिन हम पेमेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी बिल है, अगर मान लीजिए जैसे कि ये 26 दिसंबर का बिल है, इस बिल की पेमेंट ड्यू डेट जो है 23/6/2024 है। नहीं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये बिल है 1/9/2023 का। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 90 डेज करके 28/2/2024 होती है। इसकी पेमेंट अगर हम 30 जनवरी 2024 को करते हैं तो जब भी इसका आरटीसी रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम से पहले पे हो रहा है। अगर इसकी पेमेंट हम 30 जून 2024 को करते हैं तो ये आफ्टर ड्यू डेट हो रहा है, तो इसका हमने इंटरेस्ट हमें जमा करना पड़ेगा पेमेंट करते हैं। तो अगर हम इसकी पेमेंट ही नहीं करते हैं इस ड्यू डेट के बाद, तो हमें इसका आरटीसी रजिस्टर 3B में रिवर्स करना होगा और विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा। अगर हम 3B के अंदर इस डेट के बाद 28 फरवरी के बाद भी रिवर्सल नहीं करते हैं, तो जब भी हम रिवर्सल करेंगे 3B के अंदर या पेमेंट करेंगे, उस दिन तक हमें उस बिल डेट से लेके और आरटीसी रिवर्सल या पेमेंट पेड डेट तक जितने भी दिन होंगे उस दिन पे उस जीएसटी की फिगर पर 18% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। जैसे हमारा इस केस में है ये इतना, ये IGST है 1278 रुपये 18% के हिसाब से। अगर यहाँ पे कोई भी डेट डालो, जैसे कि मैं 30 जून डालता हूँ, मैं 303 दिन हमारे जो है ये कैलकुलेशन होके आते, तो इसके हिसाब से हमें 18% GST देना होगा IGST के ऊपर। जो 1278 है, 1278 का 18% 303 दिन का हमें ब्याज देना होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि चाहे उस बिल की आप पेमेंट करो, चाहे उस बिल का पेमेंट कर दो, मतलब IGST की पेमेंट हो जाएगी, तो हमें अगर हमें ड्यू डेट से पहले पेमेंट करती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाद में करिए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमने अगर ड्यू डेट से पहले ही उसको आरटीसी को रिवर्स कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट के बाद आरटीसी को रिवर्स कराया और जिस दिन रिवर्स कराया या जिस दिन पेमेंट करिए तो उस दिन तक का हमें जो है ब्याज भी वो पे करना पड़ेगा। अगर हम पे नहीं करते तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। दोनों चीज करनी पड़ेंगी, पेमेंट भी, पार्टी का आईटीसी रिवर्सल भी और आईटीसी का ब्याज भी। अगर पेमेंट कर दी है तो ओनली ब्याज पे करना पड़ेगा हमें, या हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया है तो हमें ओनली ब्याज पे करना पड़ेगा। अगर टैली में हमने किसी पार्टी को एडजस्टमेंट प्रॉपर कर रखी है और उसकी एंट्री करते टाइम हमने 180 डेज या पेमेंट डेज कितने होते हैं उस तरीके से हमने डेज डाल रखे हैं परचेज एंट्री में, क्रेडिटर के अकाउंट परचेज एंट्री के अंदर या क्रेडिटर के लेजर के अंदर हमने ये फीडिंग कर रखी है कि इस पार्टी को हमने 180 डेज के अंदर पेमेंट देनी है।
अगर हमने ये 1 डेज डाल रखे हैं उसके लेजर के अंदर, पार्टी के अंदर, और हम एंट्री करते टाइम भी अगर ये डेज डाल सकते हैं, परचेज की एंट्री करते टाइम अगर हमने वो डेज डाल रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा टैली जो है ओवर डे भी हमें बताएगा कि हमें इस बिल को, ये बिल इतने ओवर ड्यू हो गए हैं इस डेट से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।